नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का कवर करेंगे, ध्वनि। ध्वनि से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आज के इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है तथा जिन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला था। ये वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का जो वेग होता है, ध्वनि की जो वेलोसिटी होती है वो अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि का जो वेग होता है वो अधिकतम धातु में होता है। यानी ऑप्शन जो इसका है सी बिल्कुल सही है। ध्वनि का जो वेग होता है वह अधिकतम कहाँ पाया जाता है? तो अधिकतम धातु में ध्वनि का वेग होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लगातार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, ध्वनि तरंगे। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से सही का चयन करना है। ये देख लेते हैं, पहला क्या कह रहा है, ध्वनि तरंगे निर्वात में चलती हैं या केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं या केवल गैसों में चल सकती हैं या ठोस और गैस दोनों में चल सकती हैं। तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये ठोस और गैस दोनों में चलती हैं। यानी ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही। आप याद रखिएगा, जो ध्वनि तरंगे होती हैं इनके चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो बिना माध्यम के जो है ध्वनि तरंगे संचरण नहीं कर सकती हैं तथा ये माध्यम ठोस और गैस दोनों हो सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ध्वनि तरंगे मैंने आपको बताया था, ध्वनि तरंगों को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि तरंगे जो हैं ठोस में चल सकती हैं, द्रव में चल सकती हैं, परंतु निर्वात में नहीं चल सकती। यानी ऑप्शन जो इसका डी है हमारा बिल्कुल सही है। जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये निर्वात में नहीं चल सकती हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मैंने आपको बताया था, जो धातु जितनी ठोस होगी उसमें जो है धातुओं में जो है जो ध्वनि की चाल होती है वो सर्वाधिक होती है। तो दिया गया ऑप्शन हमारे पास चार है, इसमें से एक ऑप्शन सही हमारा है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी में। यानी कि जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल मिलती है 6420 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप इसे याद रखिएगा, 6420 मीटर प्रति सेकेंड चाल होती है एल्युमिनियम की ध्वनि में। तो आप इसे याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हम वायु की बात करें तो वायु में जो है ध्वनि की चाल मिलती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। और जो है अगर हम इसका बात करें हाइड्रोजन गैस में, तो हाइड्रोजन जो गैस होती है उसमें जो ध्वनि की चाल होती है वो पाई जाती है 1284 मीटर प्रति सेकेंड। वहीं अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट में जो है ध्वनि की चाल मिलती है आपकी 60,000 मीटर प्रति सेकेंड और एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि को सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो कम से कम 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है। स्पष्ट रूप से किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए जो है परावर्तित सतह जो है उससे और सुनने वाले के मध्य जो है कम से कम 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तभी जो है प्रतिध्वनि आपको सुनाई देगी। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, ध्वनि में वायु का वेग कितना होता है? तो ध्वनि में वायु का जो वेग होता है वह कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप इसे याद रखिएगा, 332 मीटर प्रति सेकेंड जो है ध्वनि का वायु में वेग यानी कि चाल होती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। एक चीज़ यार आप हमेशा याद रखिए कि धातु जो होती हैं, धातुओं में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है अपेक्षाकृत वायु से। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, धरातल चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका कारण क्या होता है? तो चंद्रमा के धरातल पर जो दो व्यक्ति होते हैं एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका सिंपल सा कारण होता है क्यों क्या कि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है जिसके कारण से चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। तो ऑप्शन इसका बी है बिल्कुल सही। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है,
पराश्रव्य तरंगे यानी कि पराश्रव्य जो ध्वनियाँ होती हैं, अल्ट्रासोनिक जो ध्वनियाँ होती हैं, उनकी आवृत्ति कितनी होती है। लगातार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो पराश्रव्य तरंगों की मतलब पराश्रव्य वे ध्वनियाँ होती हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। जो पराश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं, अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ होती हैं, इनकी जो आवृत्ति होती है ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो आप इसे याद रखिएगा। इनको हम क्या कहते हैं, पराध्वनि के नाम से भी इसे जानते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक यह जो होती है पर इसको हम नहीं सुन सकते हैं। आप इसे याद रखिएगा। ये जो पराश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं इसको हम नहीं सुन सकते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, चमगादड़ रात में किन तरंगों की मदद से विचरण करते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो चमगादड़ होते हैं वे किन तरंगों की मदद से रात में विचरण करते हैं, घूमते हैं, तो पराश्रव्य जो है तरंगों की मदद से चमगादड़ रात में घूमते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन जो है ए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, पराध्वनिक जेट की उड़ान का क्या कारण। एक चीज़ आप याद रखिएगा, मतलब हमारे कान को जो ध्वनि है हमारे लिए मतलब मानव के लिए जो स्पष्ट ध्वनियाँ है, मतलब किस हर्ट्ज के बीच आदमी जो है सुन सकता है। तो 20,000 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के मध्य की जो ध्वनियाँ होती हैं वे हम सुन सकते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के मध्य की जो ध्वनियाँ होती हैं उनको हम सुन सकते हैं। यानी हमारा जो कान होता है, मनुष्य का जो कान होता है वह 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियों को सुन सकता है। तथा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनियाँ होती हैं वो पराश्रव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं तथा उनको हम नहीं सुन सकते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। मनुष्य का जो कान है, मनुष्य जो है वह 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनियों को नहीं सुन सकता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, पराध्वनिक जेट की उड़ान का क्या कारण है। तो पराध्वनिक जेट की उड़ान का क्या कारण है। तो यह जो पराध्वनिक जेट की उड़ान का कारण होता है ओजोन लेयर, मतलब के कारण क्या होता है, तो ओजोन लेयर में बाधा पहुंचती है। तो आप इसे याद रखिएगा। जो अल्ट्रासोनिक मतलब एरोप्लेन्स होते हैं, जेट होते हैं, उनके उड़ान के कारण जो है ओजोन लेयर में बाधा पहुंचती है। तो आप इसे याद रखिएगा। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। जो सुपरसोनिक जेट विमान होते हैं उनके कारण जो है ओजोन लेयर में बाधा पहुंचता है। तो इसे भी आप याद रखिए। यानी कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं जो सुपरसोनिक जेट विमान होते हैं, यानी कि पराध्वनिक जो जेट होते हैं जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं सुपरसोनिक जेट विमान, ये ओजोन लेयर को बाधा या नुकसान पहुंचाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो वातावरण में ध्वनि को। तो आप इसे याद रखिएगा। जो है ध्वनि की तीव्रता के स्तर को डेसिबल में हम नापते हैं। तो इसे याद रखिएगा। वातावरण में ध्वनि यानी कि जो है ध्वनि की तीव्रता का जो स्तर होता है उसको हम डेसिबल में मापते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, लगभग 30 डेसिबल की। तो आप इसे याद रखिएगा। लगभग 30 डेसिबल की जो है ध्वनि उत्पन्न होती है जब दो लोग आपस में बात करते हैं। यानी मान लीजिए साधारण बातचीत की यहाँ पे बात हो रही है। जब दो मनुष्य आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो जो है ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो 30 डेसिबल से लेके 60 डेसिबल के मध्य ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। जब दो मनुष्य आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो जो है 30 डेसिबल से लेके 60 डेसिबल के मध्य ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आप इसे याद रखिएगा। वही अगर हम फुसफुसाहट की बात करें तो मान लीजिए जो मनुष्य धीरे धीरे एकदम बात करते हैं, फुसफुसा के बात करते हैं, तो फुसफुसाहट से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कितनी होती है, तो फुसफुसाहट से 15 डेसिबल से लेके 20 डेसिबल के मध्य ध्वनि उत्पन्न होती है। तो दोनों आपको याद रखना है।
अगर फुसफुसाहट की बात हो तो जो है ध्वनि उत्पन्न होती है 15 डेसिबल से लेकर 20 डेसिबल के मध्य। अगर सामान्य बातचीत जैसे हम आप बातचीत करते हैं सामान्य, उसमें जो है 30 डेसिबल से लेके 60 डेसिबल के मध्य ध्वनि उत्पन्न होती है। तो दोनों आप याद रखिएगा, दोनों में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और, अगर मान लीजिए हम गुस्से में बात करते हैं तब, तो जब गुस्से में कोई बात करता है, मान लीजिए जब झगड़ा होता है या गुस्से में कोई बात करता है, गुस्से में बात करने पर कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है? तो गुस्से में बात करने पर 70 से लेके 80 डेसिबल के मध्य जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, तीनों आपको याद रखना। फुसफुसाहट में कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है, साधारण बातचीत में कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है, और गुस्से में कितनी बातचीत मतलब गुस्से में बात करने पर कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो तीनों आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, WHO के अनुसार कितने डेसिबल की ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है? यानी मानव के कान के लिए, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए कितने डेसिबल की जो ध्वनि है वो सर्वोत्तम मानी गई है? WHO की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार जो 45 डेसिबल की ध्वनि है मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। यानी ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। जो 45 डेसिबल की ध्वनि होती है वह मानव के लिए सर्वोत्तम होती है, यह बताया गया है WHO के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, WHO के द्वारा बताया गया है कि 45 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कितने डेसिबल के ऊपर ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया है? तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO है, उसने 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को जो है मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो WHO है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने जो है 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, मनुष्यों के लिए शोर की सहसीमा करीब करीब होती है कितनी? तो मनुष्यों के लिए जो शोर की सहसीमा है वह कितनी होती है? यानी मनुष्य जो है कितनी ध्वनि तक शोर सह सकता है? तो 85 डेसिबल। तो आप इसे याद रखिएगा, 85 डेसिबल तक जो है मनुष्य के शोर की सहसीमा होती है। यानी 85 डेसिबल के ऊपर अगर ध्वनि उत्पन्न होती है तो मनुष्य के बहरा होने का डर बना रहता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो मनुष्य के कान होते हैं वे लगभग 85 डेसिबल तक की ध्वनि को सह सकते हैं, परंतु अगर 85 डेसिबल से ध्वनि ऊपर उठती है, ऊपर जाती है, तो मनुष्य के बहरा होने का भय बना रहता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा अगर 150 डेसिबल से अधिक की ध्वनि है, तब अगर मान लीजिए जब 150 डेसिबल से अधिक की ध्वनि होती है तब मनुष्य पागल बन सकता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। मान लीजिए कहीं 150 डेसिबल से अधिक की ध्वनियाँ जहाँ पे उत्पन्न होती हैं वहाँ पे मनुष्य के पागल होने का भय बना रहता है। तो इसे भी आप याद रखिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो निम्नलिखित में से किसकी तरंग जो लंबाई है वो सबसे अधिक होती है? यह भी कई बार एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछा गया है कि जो तरंग लंबाई है यह किसकी सबसे अधिक होती है। तो इसमें से जो तरंग लंबाई है वह सबसे अधिक किसकी होती है? तो रेडियो जो तरंगें होती हैं उनकी जो तरंग लंबाई है यह सबसे अधिक होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, रेडियो तरंगों की जो तरंग लंबाई है वह सबसे अधिक होती है। यानी ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है इंफ्रारेड, यानी कि अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए। तो ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है, अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड। अगला इंपॉर्टेंट है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संकेतों का संचरण होता है। तो दूरदर्शन प्रसारण मान लीजिए आप टेलीविज़न जब देखते हैं तो उसमें जो चित्र यानी कि जो आपको पिक्चर दिखाई पड़ती है वो किसके कारण संभव हो पाती है? तो आयाम मांडुलन के कारण। यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। दूरदर्शन में यानी कि टीवी में जो चित्र संकेत हमें दिखाई पड़ते हैं वे आयाम मांडुलन के कारण दिखाई पड़ते हैं। तो ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है?
तो जब भी आप टीवी देखते हैं तो टीवी देखते समय जो भी आवाज़ सुनाई पड़ती है वो आवाज़ किसके कारण संभव हो पाती है, तो आवृत्ति माडुलन के कारण। तो दोनों आपको याद रखना है, आवाज़ के लिए आवृत्ति माडुलन जिम्मेदार होता है टीवी में, और जो है चित्र संकेतों के लिए आयाम माडुलन जिम्मेदार होता है। तो दोनों आपको याद रखना है। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो जो श्रव्य तरंगे होती हैं, जो है श्रव्य तरंगे होती हैं, उनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के मध्य, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, तथा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य की जो तरंगे होती हैं, ध्वनियाँ होती हैं, उनको हम सुन सकते हैं। यानी मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के मध्य की ध्वनियों को सुन सकता है, इसीलिए कारण इनको हम श्रव्य तरंगे कहते हैं, यानी कि श्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, किस प्रकार की तरंगों को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो पराश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं वे 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की होती हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनियों को हम पराश्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं, तथा इन पराश्रव्य ध्वनियों को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि पराश्रव्य ध्वनियाँ। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, तो पराश्रव्य जो तरंगे होती हैं उनका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, तो संकेत को भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, और कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है, यानी कि उपयुक्त सभी कामों में जो है पराश्रव्य ध्वनियों का, तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आपको पता होगा जो सोनार टेक्निक है, सोनार जो टेक्निक है, सोनार टेक्निक में पराश्रव्य ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। आप याद देखिएगा, जो सोनार टेक्निक होती है, सोनार टेक्निक की मदद से जो है सागरों की गहराई में पनडुब्बियों आदि की स्थिति को ज्ञात किया जाता है। तो इस सोनार टेक्निक में पराश्रव्य तरंगों का ही इस्तेमाल किया जाता है। सोनार का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सोनार टेक्निक में जो है सोनार का फुल नेम होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, तथा यह जो साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग होता है, सोनार टेक्निक होती है, इसकी मदद से जो है सागरों की गहराई में पनडुब्बियों आदि की स्थिति को ज्ञात किया जाता है। यानी कि महासागरों में या सागरों में उनकी गहराई में जो पनडुब्बियाँ होती हैं उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है, तथा इस सोनार तकनीक में पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, जो कि ये लास्ट प्रश्न था आज का, सॉरी। तो यहाँ पे हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उन सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हमने आज कवर कर लिया है, जो कि ध्वनि के टॉपिक से रिलेटेड थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।